Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of December 2025. तो गाइज आज है तारीख 30 दिसंबर 2025 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स यहाँ पर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत काम का होने वाला है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। हमारी एक नई शुरुआत वापस से, अब ये कोई नई शुरुआत नहीं है, पहले हम लोग इसी तरीके से अपने लेक्चर्स को कंडक्ट किया करते थे। एक हमारा अर्ली मॉर्निंग में सेशन अपलोड हुआ करता था, फिर उसके बाद हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का वीडियो अपलोड हुआ करता था। तो उसी ट्रैक पे दोस्तों हम लोग वापस से लौट रहे हैं, जहां पर एक वीडियो के अंदर मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट दूसरे और सोर्सेस हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम द हिंदू। और फिर द हिंदू का जो सेपरेट वीडियो हम डेली बेसिस पे करते हैं वो एज इट इज़ चलने वाला है। तो मॉर्निंग में डेली बेसिस पे सुबह सुबह 8 बजे आपको द हिंदू का जो एनालिसिस है वो लाइव क्लासेस के फॉर्म में मिल जाया करेगा। और उसके बाद दोस्तों अर्ली मॉर्निंग में लगभग 6:30 बजे के आसपास आपको ये वाला सेशन मिला करेगा, जिसके माध्यम से आपका एक पर्टिकुलर डे का सभी करंट अफेयर पोर्शन कवर हो जाएगा। इस लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस समझ में आने वाला है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में सोमाली लैंड को कवर करना है। अब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज सेशन में मैं ये सोमाली लैंड के बारे में भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये क्या है एग्जैक्टली, इसको लेकर क्या सिचुएशन है, इवन आप लोगों ने इसके बारे में थंबनेल में पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी करे आज के इस डिस्कशन की, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक्स ले रखे हैं अपने इंडियन एक्सप्रेस से। कुछ टॉपिक द हिंदू में जो यहाँ पर रह जाते हैं वो वाले टॉपिक्स भी हैं। उसके अलावा हमारा जो पीआईबी है, एआईआर है, ये सभी न्यूज़ आर्टिकल्स दोस्तों आपके इस वाले सेशन में कवर हो जाएंगे। यानी आपका एक हॉलिस्टिक अप्रोच रहने वाला है करंट अफेयर्स को। और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग के अंदर में जो ये वीडियो है वो आपको यहाँ पर मिल जाया करेगा, ठीक है। और बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में हर एक आर्टिकल के साथ लिंक कर रखे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये सेशन हमारे लिए क्यों और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर सबसे पहला टॉपिक बात करता है संथली लैंग्वेजेस के बारे में। अब ये संथली लैंग्वेज की बात हो रही है, और ये लैंग्वेज आपको पता है आज हमारे जो टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस का हिस्सा भी है। तो ये टॉपिक ऑटोमेटिक हमारा जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या है एक्चुअली में, आप देख पाओगे ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी लगा हुआ है, जिसको आप बहुत आराम से देख पा रहे होंगे, जिसमें मेंशन किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान, वो अब संथली लैंग्वेज में भी रिलीज कर दिया गया है। ये फोटो है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे भारतीय संविधान को संथली भाषा में लॉन्च करती हैं, रिलीज करती हैं। तो अभी जो ट्राइबल पीपल संथली लैंग्वेज को समझते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी भाषा में समझ पाएंगे, क्योंकि संथली जो भाषा है दोस्तों ये आज के समय पर बोली जाती है बहुत सारे ट्राइबल पीपल के थ्रू, स्पेशली झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार में यहाँ पर इस भाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर मेंशन करती हैं, हमारी राष्ट्रपति यहाँ पर ये बोलती हैं कि भाई ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि सभी संथली पीपल जो हैं ये अपने भारतीय संविधान को अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब उनकी भाषा में भारतीय संविधान रिलीज हो चुका है, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अब यहाँ पर आता है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात आती है यहाँ पर दोस्तों संथली लैंग्वेज के बारे में। तो संथली जो है ये हमारे आज संविधान में 8th शेड्यूल के अंदर में ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। कब ऐड किया गया था? लगभग 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में। प्लीज इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा कि कौन से भारतीय संशोधन के तहत, कौन से अमेंडमेंट के तहत संथली को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल के अंदर। तो वो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। हमने अपने संविधान में कुछ बदलाव करा था 2003 में, जिसके आधार पे संथली को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। तो 8th शेड्यूल के अंदर में आज जितनी भी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, वो कितनी हैं? टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। और वो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो बेहद प्रमोट भी करती है, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिलीज कर दिया है एक ट्रांसलेटेड वर्जन में, स्पेशली संथली लैंग्वेज में यहाँ पे उसको ट्रांसलेट करके अभी लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है।
संथली लैंग्वेज की जैसे अभी हम लोग बहुत देर से डिस्कशन कर रहे थे, तो वो 8th शेड्यूल के अंदर में करंट समय पर प्रेजेंट है। तो 8th शेड्यूल की जब बात आती है दोस्तों, तो 8th शेड्यूल में भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। तो आज भारत के पास टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 14 तो ओरिजिनली यहाँ पर ऐड कर दी गई थी। ओरिजिनली मतलब जब शुरुआत में यहाँ पर लेकर आया गया था ये मतलब लैंग्वेजेस का पूरा कॉन्सेप्ट आया था, तो उस दौरान 14 ओरिजिनली यहाँ पर ये ऐड हो जाती हैं भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर में, जिसमें से पहली है असमीज, फिर है गुजराती, देन कन्नड़ा, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, हिंदी, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू। ये 14 लैंग्वेजेस हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर दी गई थी। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में जब शुरुआत होती है तो 14 लैंग्वेज को जोड़कर होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 1967 में सिंधी को ऐड किया गया था। सिंधी को लेकर बहुत सारे एग्जामिनेशन में सवाल बन चुका है कि सिंधी कौन से ईयर में ऐड हुआ था। तो 1967 में हमारे संविधान के अंदर में 21वां संशोधन किया गया था, 21st अमेंडमेंट एक्ट, जिसके माध्यम से सिंधी भाषा को इसके अंदर में ऐड करा गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली हो गया, इनको भी ऐड कर दिया गया 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में। फिर उसके बाद साल 2003 में आप देख पाओगे, कहोगे 2003, हाँ याद आ गया, अभी आपने संथली के बारे में पढ़ाया था, वो 2003 के अंदर में 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करा गया था। बिल्कुल सही बात है। तो चाहे वो बोडो हो, डोगरी हो, मैथिली हो, संथली हो, इनको 92nd अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे 2003 में ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर में ऐड किया जाता है। तो आज टोटल हमारे पास में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? याद रखिएगा दोस्तों, टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। समझ गए? ये हमने उन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ लिया। इसमें बेनिफिट क्या मिलता है? ऑब्वियसली ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको एक बहुत बड़ी पहचान दी गई है कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हम लोगों ने कंसीडर किया है। अब आप कहोगे सर इंग्लिश कहाँ गई? इसमें इंग्लिश को तो हमने 8th शेड्यूल में ऐड नहीं किया। तो इंग्लिश कभी भी 8th शेड्यूल का पार्ट रहा ही नहीं है। भारत के पास में कोई अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना। नेशनल लैंग्वेज की जगह आज हमारे पास में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और वो टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो आपके सामने यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें एक खास बात और है जो पढ़ने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, वो ये है कि जो हमने अभी टोटल 22 लैंग्वेजेस पढ़ी हैं ऊपर, इसमें पाली और प्राकृत को अगर छोड़ दें तो ध्यान में रखिएगा सभी की सभी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो हमारे 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं। तो पाली प्राकृत को छोड़कर सभी भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर भी कवर की जाती हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की, कि इसका महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है। संथली की बात आती है तो संथली एक बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट लिविंग लैंग्वेज रही है भारत की। बहुत सारे कह सकते हैं ट्रेडिशंस ये सर्वाइव कर चुकी है। आज संथली का जो इस्तेमाल है बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ करती हैं भारत के डिफरेंट पार्ट्स में। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, तो पता होना चाहिए स्पेशली जो संथली भाषा है वो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर में ज़्यादातर बोली जाती है। ठीक है, फिर सवाल बन सकता है क्या भारत के बाहर भी बोली जाती है? बिल्कुल। कुछ पॉपुलेशन आपको नेपाल में देखने को मिल जाएगी, बांग्लादेश में देखने को मिल जाएगी, वहां पर भी संथली भाषा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये इसका एक जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स संथली जो है ये केवल कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, मतलब एक देश की कोई भाषा नहीं है। ये एक ट्रांस बाउंड्री ट्राइबल लैंग्वेज है, यानी आसपास के पड़ोसी देशों में भी ट्राइबल पीपल हैं जो संथली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज संथली भाषा का इस्तेमाल करने वाले 7 मिलियन स्पीकर्स हैं जो भारत के अंदर में प्रेजेंट हैं। यहाँ पर लैंग्वेज की बात करते हैं तो एक ऑस्ट्रो एस्ट्रियास्टिक लैंग्वेज एक फैमिली को ये बिलोंग करता है, यानी वो भाषाएं जो खासकर साउथ ईस्ट एशियन के नेशंस के अंदर में बोली जाती हैं लंबे समय से। ठीक है, संथली जो है यहाँ पे हो और मुंडरी भाषा से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक बार बन चुका है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है बताओ हो, मुंडरी और खासकर ये जो कोरकू है ये क्या है। तो ये सारी की सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है यहाँ पर ये संथली, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? संथली का जो इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पर ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट के अंदर में यूज़ किया गया है, ये इसका एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। और उसके बाद संथली को यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो दी गई है। इसमें एजुकेशन को प्रमोट किया गया, लिटरेरी प्रोडक्शन किया गया, है ना। तो एक कल्चरल प्राइड, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई व्यक्ति या हर एक कम्युनिटी यही सोचती है कि जो हमारी भाषा है या हमारा जो कल्चर है वो विलुप्त ना हो, इसलिए वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लंबे समय से उसको प्रोटेक्ट करके रखते भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आप भविष्य में रिवाइज कर सकते हैं इन रिविजन पॉइंटर्स के माध्यम से, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि भाई 8th शेड्यूल क्या है, ये जो लैंग्वेज है इसके बारे में, इसकी स्क्रिप्ट क्रिएटर,
कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, कभी भी रिवाइज करना हो भविष्य में रिवाइज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार से सवाल बन सकता है। तो हमने यूपीएससी सीडीएस का सवाल लिया है और ये साल 2022 का क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट देखने को मिलेगा। 2022 में ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। आइए डिस्कस करते हैं क्या है, और मैं चाहूँगा आप यहाँ पर इसका जवाब खुद से दीजिएगा। सवाल यह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज एडेड टू द इंडियन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो 1967 के अंदर में जो संशोधन हुआ था, जो हमारे संविधान में बदलाव हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू वो कौन सी भाषा है जिसको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। वीडियो को पॉज करके कमेंट लिखिएगा, खासी, कश्मीरी, सिंधी या फिर उर्दू। फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में इसका दोस्तों एक आंसर लिखिएगा जितना जल्दी हो सके। चलिए फिलहाल मैं आंसर बता दूं तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सिंधी, क्योंकि सिंधी इकलौती भाषा है जिसको 1967 के अंदर में 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। ठीक है, एक संशोधन करके, जो जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर इसके बारे में पढ़ा था, ये देखिएगा। ठीक है, ये पढ़ा था ना। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से सवाल बन सकता है। संथली को लेकर भी इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोग के बन सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, अपने जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। इस आर्टिकल में बात हो रही है, इजराइल ने एक रिकग्निशन दिया है, पहचान दी है सोमालीलैंड को, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। सोमालीलैंड को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये टॉपिक आपके इंडियन एक्सप्रेस वाले अखबार में प्रेजेंट है, ये आप अपने सामने आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि इजराइल बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकग्नाइज सोमालीलैंड एज इंडिपेंडेंट स्टेट। इजराइल दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने सोमालीलैंड को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री की पहचान दी है, एक रिकग्निशन दिया है। इस वजह से सोमालीलैंड चर्चाओं में है। तो कहोगे सोमालीलैंड थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, क्या ये सोमालिया का एक छोटा सा लैंड टेरिटरी है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग अफ्रीका को पढ़ते हैं तो आपके सामने एक मैप प्रेजेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अफ्रीका में आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में कई बार पढ़ते हैं। तो ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज हैं और 4 कंट्रीज को याद रखने की ट्रिक है सीड। एस से है यहाँ पर सोमालिया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप देख पाओगे ई से इथियोपिया, फिर दूसरे ई से एरिट्रिया, देन डी से जिबूटी। तो ये 4 कंट्रीज हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। इसी में ही ये जो कंट्री है सोमालिया, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। सोमालिया को जूम करता हूं मैं तो कुछ इस प्रकार से ये कंट्री हमको नजर आती है, ये कंट्री हमको दिखाई देती है। ये है सोमालिया मेरे दोस्त, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहीं पर सोमालिया में एक लैंड है जिसको बोलते हैं सोमालीलैंड, और एक और लैंड है यहां पर, यह है पुंटलैंड। एग्जामिनेशन में दोनों को लेकर सवाल बन सकता है या पुंटलैंड को लेकर सवाल बन सकता है, तो प्लीज इसको जरूर से याद रखिएगा, काम का है ये। सोमालीलैंड दोस्तों ये वाला हिस्सा है। एक्चुअली में क्या है कि जो सोमालीलैंड है ना, ये सोमालिया से पहले अलग हो चुका है, लेकिन सोमालिया ये जो पूरा देश है ये इसको अलग होने नहीं दे रहा है। वो कहता है कि नहीं, ये टेरिटरी हमारी है। सोमालीलैंड में आप देख पाओगे इनकी करेंसी अपनी खुद की सेपरेट करेंसी है, इनका फ्लैग अलग है, सोमालिया से अलग फ्लैग है इनका, समझ रहे हैं। तो इनके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जो एक कंट्री के पास में होते हैं। तो वो जो एक देश बनने के लिए क्राइटेरिया होता है ना, उस क्राइटेरिया को सोमालीलैंड फुलफिल कर लेता है। तो आज यहां पर प्रॉब्लम यही है बस कि किसी भी कंट्री ने इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं दिया, इसको पहचान नहीं दिया। तो अब वही डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों कि भाई इजराइल दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने सोमालीलैंड को एक सेपरेट पहचान दे दिया है कि भाई यहां पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इससे ऑब्वियसली सोमालिया नाराज होगा, सोमालिया नाराज हुआ भी है। वो कह रहा है कि इजराइल होता कौन है यहाँ पर ये पहचान देने वाला, अभी तक किसी देश ने यहाँ पर इस तरीके से रिकग्निशन नहीं दिया है सोमालीलैंड को। अब सोमालीलैंड वाले खुश हैं क्योंकि ये चाहते हैं सोमालिया से अलग होना। यहीं पर बीच में एक और लैंड आ जाता है जिसका नाम है पुंटलैंड। इसके भी हालात कुछ ऐसे हैं, सोमालिया से अलग होना चाहता है बट सोमालिया से अलग ये है नहीं। जितना सोमालीलैंड अलग है ना, उतना पुंटलैंड को अलग से कोई सेपरेट वैल्यू मिली नहीं है। सोमालीलैंड को तो बहुत सारी अलग से वैल्यू मिल चुकी हैं, जैसे खुद का करेंसी, खुद का फ्लैग, ये सब कुछ यहां पर ये लोग बना चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोमालीलैंड के बारे में सवाल बनेगा तो पता होना चाहिए ये सोमालिया से ही एसोसिएटेड है सोमालीलैंड। ठीक है, सोमालिया कहां पर है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में प्रेजेंट एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है, जो स्पेशली इंडियन ओशन, रेड सी, इनके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। अब सोमालीलैंड की जब भी बात आती है तो सोमालीलैंड एक सेल्फ डिक्लेयर रिपब्लिक नेशन है, खुद से ही अपने आप को ये आज़ाद घोषित कर चुके हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में प्रेजेंट है।
और ये सोमालिया से, ध्यान रखिएगा, किससे आज़ादी मांग रहा है? सोमालिया से। सोमालिया जो यहाँ तक का पोर्शन है। तो सोमालीलैंड ऑलरेडी यहाँ पर अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर चुका है, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुका है, वो भी साल 1991 में, जब सोमालिया कोलैप्स हुआ, सिविल वॉर हुआ, भुखमरी, ये सोमालिया में भुखमरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, फैमिन इंक्रीज हो गया था, लोगों की जान जा रही थी, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, समझे? तो उसके बाद यहाँ पर जो सोमालिया है वो अपने आप को सोमालीलैंड जो है वो सोमालिया से अपने आप को अलग कर लेता है, वो कहता है भैया हम सोमालिया के साथ नहीं हैं। तो आज सोमालीलैंड इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि इनकी खुद की सरकार है, खुद की करेंसी है, खुद के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, खुद की यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी प्रेजेंट है। बस खाली जो इनके पास में नहीं है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है, यानी बाहर से कोई तीसरा कंट्री यहाँ पर इनको पहचान नहीं दे रहा है। फाइनली उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। इजराइल पहला देश बन चुका दुनिया का जिसने यहाँ पर इसको पहचान दी कि भाई ये एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट है, समझे? क्लियर हो गया। अब जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? सोमालीलैंड का जोग्राफी देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये है सोमालीलैंड, ऊपर गल्फ ऑफ एडन, रेड सी वाला हिस्सा हो गया, कुछ एक्सेस इसके पास में अरेबियन सी का है, फिर नीचे इंडियन ओशन भी देखने को मिलेगा। तो रेड सी के पास में ये सोमालीलैंड प्रेजेंट है, इसके आसपास दो देश रहेंगे, जिबूटी और इथियोपिया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर देखोगे जिबूटी, इथियोपिया, जिसके साथ में ये बॉर्डर्स को शेयर करेगा। ईस्टर्न साइड में इसके इंडियन ओशन भी है, जो जस्ट अभी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया। सवाल यह है कि इजराइल यहां पर होता कौन है कि इजराइल ने इस तरीके से पहचान दे दी, रिकॉग्निशन दे दिया। तो दोस्तों इजराइल अपने फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता है अफ्रीका में, इजराइल अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इजराइल यह भी कहता है कि सोमालीलैंड की साइड से अब्राहम अकॉर्ड को भी पहचान दिया गया था। अब्राहम अकॉर्ड वो अग्रीमेंट है जिसमें ये जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं ये इजराइल को एज अ कंट्री मान रही हैं, एज अ कंट्री पहचान दे रही हैं। तो सोमालीलैंड ने इनको ये अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट किया, इसके बदले में इजराइल यहां पर सोमालीलैंड को भी कुछ देगा। और हमने क्या दिया, यानी इजराइल ने क्या दिया? इजराइल ने सोमालीलैंड को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये एक सेपरेट कंट्री है, समझे? तो अब यहां पर जो इजराइल है ये सोमालीलैंड के साथ मिलकर कॉपरेट करेगा डिफरेंट सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी वाले इंडस्ट्री के अंदर में। हालांकि मैंने आपको बता दिया सोमालिया इतना खुश नहीं होगा क्योंकि उसके देश को तोड़ने की बात हो रही है। सोमालिया नाराज है, अपना स्ट्रांग ओपोजिशन दिखाता है। सोमालिया कहता है कि कितना भी कर लो, ये इंटीग्रल पार्ट है सोमालिया का। सोमालिया की जो कैपिटल है मगादिशु, यही कैपिटल सोमालीलैंड की भी है, केवल नाम सोमालीलैंड होने से ये अलग नहीं हो गया है, समझे? हालांकि यहां पर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? क्या इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सोमालीलैंड एक कंट्री माना जाएगा? चलिए आइए थोड़ा वो डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव को समझते हैं। इंटरनेशनल लॉ को देखोगे तो दोस्तों एक कन्वेंशन यहां पर आता है जिसको बोलते हैं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, एक अग्रीमेंट। और इस अग्रीमेंट के अंदर में क्लियरली मेंशन किया गया है एक पर्टिकुलर कंट्री को बनने के लिए उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, उसमें एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसकी इफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उस देश के पास में वो कैपेसिटी, वो क्षमता होनी चाहिए कि वो दूसरे कंट्रीज के साथ में रिलेशंस को बिल्टअप कर सके। तो सोमालीलैंड इसमें ज़्यादातर क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाता है, लेकिन आज इसके पास में जो कमी है वो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की कमी। आज ये इंटरनेशनल पहचान इसके पास में नहीं है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस रीजन को आज के समय पर न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा कवरेज दिया जा रहा है क्योंकि इजराइल इसको एक पहचान दे देता है। अब देखिए ये तो बात हो गई, और कभी भविष्य में रिवाइज करना हो तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं रिवीजन पॉइंटर के माध्यम से कि सोमालीलैंड क्या है, इजराइल ने क्या क्या है, सोमालिया क्यों अपोज कर रहा है, या क्या है पूरा मामला, ये आपको रिवाइज करने के लिए दिया गया है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछ जाते हैं। ये यूपीएससी का साल 2023 का प्रश्न है। 2023 में यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। सवाल क्या है? Which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortages and was in news in the recent past for its very severe famine? मतलब भुखमरी, जो हंगरनेस है, बताओ इन चारों में से वो कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा हंगरनेस हुआ सिविल वॉर की वजह से? तो क्या वो अंगोला है, क्या कोस्टा रिका है, क्या इक्वाडोर है, या फिर सोमालिया है? तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर सोमालिया है। हालांकि प्रॉब्लम अफ्रीका में मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में रही है, लेकिन भुखमरी बहुत जो सीवर कैटेगरी होती है वो केवल सोमालिया में देखने को मिली है, इन ऊपर 3 कंट्रीज में नहीं देखने को मिली है। तो 2023 के इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, वो आंसर क्या है? वो है यहाँ पर सोमालिया। ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। समझ गए? 2023 में यहाँ से सवाल पूछ लिया गया डायरेक्टली। ऐसी सोमालीलैंड या पुंटलैंड के बारे में भी सवाल वो पूछ सकता है। फिर आपके सामने एक और प्रश्न है, यह है यूपीएससी का 2023 का क्वेश्चन। जरा इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये भी बहुत काम का है। ये क्वेश्चन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करके लिए
दिया गया है। एक तरफ कुछ एरियाज के नाम दिए हैं, दोनबास, काचिन और तिग्रे, और एक तरफ यहाँ पर ये कंट्रीज के नाम दिए हैं कि बताओ ये रीजन कौन कौन से देश से बिलोंग करता है। दोनबास, आप कहोगे दोनबास तो यूक्रेन का हिस्सा है, सीरिया में थोड़ी बिलोंग करता है, तो पहला जो ये पेयरिंग है गलत है। दूसरी, काचिन क्या इथियोपिया में नहीं, काचिन म्यांमार में है, सेकंड पेयरिंग भी गलत है। तिग्रे क्या नॉर्थ यमन में नहीं, तिग्रे इथियोपिया के अंदर में है, थर्ड पेयरिंग भी गलत है। तो ये ऐसे रीजन वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए कह रहा हूं यहां पर पुंटलैंड वगैरह या सोमालीलैंड के बारे में सवाल पूछ सकता है। तो इन तीनों पेयर्स में से कितने पेयर्स करेक्ट हैं, सवाल यह है। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एक भी पेयर करेक्ट नहीं है। समझ रहे हैं अफ्रीकन रीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन रीजन को लेकर यूपीएससी कितने सारे क्वेश्चन यहां पर पूछता है। 2023 में तो भर के सवाल पूछे गए, फिर 2023 का एक और सवाल आपके सामने प्रेजेंट है, यह भी यूपीएससी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है, इन द रीसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में एक कंट्री है चैड, दूसरा कंट्री है गिनिया और तीसरा कंट्री है माली और चौथा कंट्री है सूडान। ये चारों के चारों देश बहुत ज्यादा इंटरनेशनल अटेंशन में रहे, न्यूज में रहे। उसके पीछे का रीजन क्या था कि बताओ ये चारों देश किस कारण की वजह से न्यूज में रहे, और ये कारण जो है ये चारों देशों के लिए दोस्तों बिल्कुल कॉमन था। नीचे आपको यहां पर ये ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन, क्या यहां पर रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ की डिस्कवरी हुई है, क्या चाइनीज मिलिट्री बेसिस यहां पर बनाए गए हैं, या फिर सहारा डेजर्ट का एक्सपेंशन हुआ है, या फिर सक्सेसफुल कू यानी तख्ता पलट हुआ है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सक्सेसफुली तख्ता पलट हुआ दोस्तों इन देशों के अंदर में, जिसकी वजह से यहां पर ये देश न्यूज में बने हुए थे। 2023 का क्वेश्चन हो गया, समझे। तो उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे 2022 में भी सवाल पूछा गया है। जो मैं रीजन्स होते हैं ना अफ्रीका के, ये रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने यहां पर जो सोमालीलैंड के बारे में पढ़ा, देखिए यह है यूपीएससी 2022 का प्रश्न। यहां पर एक और रीजन है जिसका नाम है बिदी बिदी, एक लार्ज रेफ्यूज सेटलमेंट है, एक बहुत बड़ा शरणार्थियों के लिए सेटलमेंट बनाया गया है। लेकिन यह सेटलमेंट दोस्तों युगांडा के अंदर में बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा, कीनिया में नहीं बनाया गया। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट, कुछ लोग जो साउथ सूडान में सिविल वॉर से पीड़ित हुए वो बीडीबीडी में पहुंचे शरण लेने के लिए, यह बात सही है। फिर कुछ लोग जो सोमालिया के अंदर में सिविल वॉर से पीड़ित थे वो इस रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, मतलब ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स कीनिया में पहुंचे, ये बात भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, बट पहला स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट वन। सवाल देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे, इसलिए मैं आपको यह बता चुका हूं। चलें आगे अगली खबर की तरफ। अगला न्यूज आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, यह भी हमारे न्यूज़पेपर के अंदर में स्पेशली द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर सेक्शन पे पब्लिश हो चुका है। क्या बात हो रही है, केंद्र सरकार ने यहां पर एक ग्रीन पैनल प्रोवाइड करवा दिया, कह सकते हो एक नॉट दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है। और यह अप्रूवल किसको दिया गया है, जम्मू कश्मीर में बन रहे एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट को। उस प्रोजेक्ट का नाम है स्टेज 2 दल हस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है दल हस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये चिनाब नदी के ऊपर में लगाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए मैं आपको बताता हूं इसका पूरा आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि मैं आपके न्यूज़पेपर के नोट्स भी हाथी हाथ तो बनवाते रहता हूं। ये आप पीडीएफ में देख पा रहे होंगे सारे के सारे नोट्स। तो हुआ क्या, एक कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है, उन्होंने 260 मेगावाट का दल हस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। बस आपको एग्जाम के लिए इतना ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हम केवल एग्जाम के लिए ही तो पढ़ने आए हैं। तो इतना याद रखिएगा कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये चिनाब नदी के ऊपर में बनाया गया है, स्पेशली किश्तवाड़ वाले रीजन के अंदर में। तो ये दल हस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है, 260 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जहां पर बहती हुई नदी से दोस्तों हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो चिनाब नदी है वो इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्सा है, हम इतना कुछ इस पर कर नहीं सकते, इतने बड़े प्रोजेक्ट लगा नहीं सकते। पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा कि भाई यहाँ पर इंडिया इस पर ये प्रोजेक्ट लगा रहा है, वाटर फ्लो रोक रहा है। तो हम वाटर फ्लो को परेशान नहीं कर रहे, पानी का फ्लो होता रहेगा। फ्लो के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जिससे 260 मेगावाट का यहाँ पर यह प्रोजेक्ट होगा। नाम आपको बता चुका हूँ, दल हस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट है ये। स्टेज 1 ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किया। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि यह प्रोजेक्ट चिनाब नदी के ऊपर में लगाया जा रहा है, इसी के लिए यहाँ पर यह अप्रूवल दिया गया है। इस स्टेज 2 का बस खाली मेन पर्पस यह है कि ये स्टेज 1 को सपोर्ट करेगा, क्योंकि दल हस्ती स्टेज 1 ऑलरेडी ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है जो वर्क कर रहा है, पावर जनरेशन कर रहा है नॉर्थ इंडिया में। स्टेज 2 का मेन काम यह होगा इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देना,
एनर्जी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर देना और चेनाब नदी की सही तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि नदी का पानी है भाई, बेटर तरीके से इसका यूजेज होना चाहिए। क्योंकि आप चेनाब नदी को देखोगे दोस्तों तो ये चेनाब नदी इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के स्पीति वाले रीजन से आती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में ये एंटर करती है और एंटर करने के बाद में ये आकर इंडस नदी में मिल जाती है। ये चेनाब नदी का रास्ता है। चेनाब हो गया, झेलम हो गया और इंडस हो गया। ये वो 3 नदियां हैं दोस्तों जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ज़्यादातर पावर्स पाकिस्तान को दी गई हैं। इंडिया के जो हक हैं इस पर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। भारत को जो हक दिया गया है वो रावी, ब्यास और सतलज नदी पर दिया गया है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, चिनाब नदी के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आइए थोड़ा सा बेसिक इन्फो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, काम का है ये। चिनाब नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर लाहौल स्पीति से होता है, वहाँ से बहते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए ये सीधा इंडस को यहाँ पर फिर बाद में ज्वाइन करती है पाकिस्तान के अंदर, जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, चिनाब नदी का मेन सोर्स क्या है, कहाँ से आती है? तो बारालचा पास है, वहाँ से दोस्तों यहाँ पर ये नदी बनकर आती है, या मेन जो ओरिजिनेशन है वहीं से होता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से ये नदी बहती है, पाकिस्तान में एंटर करती है, पंजाब प्रोविंस में एंटर करती है, फिर झेलम नदी यहाँ पर इसको ज्वाइन करती है, फिर ये पास होते हुए सतलज नदी ज्वाइन करती है, फिर उसके बाद जाकर ये फाइनली इंडस में मिल जाती है। समझ गए? आज चेनाब नदी के ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है। फॉर एग्जांपल बलीघर डैम है, सलाल डैम है, दल हस्ती प्रोजेक्ट आपको ये देखने को मिलेगा जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके फर्दर 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 स्टेज 2। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 डैम्स के नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। ये चारों डैम्स चेनाब नदी के ऊपर में करंट समय पर बनाए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। एग्जामिनेशन में ऐसे ही सवाल बन जाता है। आप कहोगे यहाँ से कैसे सवाल बन जाता है? मैं आपको बता रहा हूँ, पैटर्न ये है, देखिए ये है यूपीएससी साल 2008 का क्वेश्चन, जो आपको एक तरीका बताएगा कि हाँ हमें कैसे प्रिपेयर करना है और आर्टिकल को कैसे पढ़ना है। सवाल यह है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। ये 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सी नदी के ऊपर तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स आज के समय पर लोकेटेड है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। भागीरथी रिवर के ऊपर में यह हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगेन यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी हो गया और आर्टिकल भी समाप्त हो गया। चलिए भाई अगली खबर, ये हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में ही पब्लिश हुई है, स्पेशली संडे वाले न्यूज़पेपर में, जो कि हम लोगों ने कवर नहीं किया क्योंकि संडे में होता है रिविजन डे, जब हम लोग सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे होते हैं। तो आर्टिकल यहां पर कहता है, इवन लो अल्कोहल इनटेक रेजेस ओरल कैंसर रिस्क इन इंडियन मैन। पहले यहां पर कहा जाता है कि भाई देखो जो ये शराब है या तंबाकू है, गुटखा है, ये सब हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब एक रिपोर्ट आती है, ये कहती है कि अगर कोई कम शराब भी पीता है, लो अल्कोहल इनटेक है, तो लो अल्कोहल इनटेक भी कहीं ना कहीं ओरल कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। एक इंसान में ओरल कैंसर हो सकता है, उसके मुंह में कैंसर हो सकता है। तो ये आर्टिकल आपके द हिंदू न्यूज़पेपर का ही है, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी आपको इंटरेस्टिंग वे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनो ये मैटर क्या है। मैटर यह है कि हाल ही में एक स्टडी आती है, उस स्टडी ने हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया कि सर जो अल्कोहल का कंजम्पशन है, शराब का कंजम्पशन है, अगर थोड़े अमाउंट में भी हो रहा है तो ये बहुत तेजी से बकल मुकोसा कैंसर को बढ़ा देता है। ध्यान में रखिएगा, इस बीमारी की बात हो रही है, बकल मुकोसा कैंसर। तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ओरल कैंसर आज इंडिया में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, एक बड़ी पब्लिक हेल्थ बर्डन है। रीज़न ये है क्योंकि इंडिया में तंबाकू वगैरह का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो एग्जाम में प्रीलिम्स में आप लोगों से दोस्तों इस बकल मुकोसा कैंसर के बारे में पूछा जा सकता है। यह कैंसर एक प्रकार का ओरल कैंसर है जो हमने डिस्कस किया। यह कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? मुंह के अंदर, जो गाल के अंदर वाला हिस्सा है, जो गाल के अंदर इनर लाइनिंग्स होती हैं, जिसको बकल मुकोसा बोला जाता है, यहीं पर यह कैंसर बनता है। ये देखिए फोटो, इसके माध्यम से आप सही तरीके से समझ पाएंगे। ये फोटो है, इस फोटो में जो बकल मुकोसा वाला हिस्सा है वो ये है दोस्तों। ये गाल के अंदर वाला जो हिस्सा है, ये लाइनिंग आपको देखने को मिल जाती है। यही लाइनिंग गाल के अंदर वाला हिस्सा, इसको बकल मुकोसा कहते हैं। तो ज़्यादा शराब पीना, या फिर कह सकते हैं कि तंबाकू, अल्कोहल या जो सुपारी होती है, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर मुंह के अंदर में रखना, और वो भी चीख के पास में रखना, इनसाइड द चीक बकल मुकोसा के पास में, तो ये कहीं ना कहीं ओरल कैंसर को जन्म देता है, ये यहाँ पर बोला गया। और वो भी कौन सा कैंसर? BMC कैंसर, बकल मुकोसा कैंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आज ये जो कैंसर है दोस्तों,
ये किस किस की चीज़ों की वजह से हो रहा है? तंबाकू की वजह से, अल्कोहल की वजह से, सुपारी की वजह से और ऐसे ही यहाँ पर दूसरे और भी जो आइटम्स हैं उनकी वजह से, गुटखा, पान मसाला, इन सब की वजह से। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे आता है। अब ये जो बुक्कल मुकोसा है, इसके बारे में आपने इसकी लोकेशन वगैरह पढ़ा। इसमें मैंने बताया एक पतली सी लाइन है ना। और क्या होता है, यहीं से जो कैंसर है वो बनता है। कैंसर इन्हीं सेल से निकल कर आता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्वैमस सेल कैरिनोमा। और जो ये ज़्यादातर ये बीएमसी के केसेस होते हैं, बकल मुकोसा के के केसेस होते हैं, ये इनको कई बार हम यहाँ पर स्क्वैमस सेल कैरिकोनामा के नाम से भी जानते हैं। अब इतना मत पढ़िएगा, इतना ध्यान रखिएगा, बीएमसी के बारे में ज़रूर से याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर भारत के अंदर ओरल कैंसर्स यही वाले प्रकार के हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इंडिया के अंदर में ये बुक्कल मुकोसा कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है? वाई इज बीएमसी सो कॉमन इन इंडिया? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, ओरल कैंसर की एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। इंडिया में आप देख पाओगे स्मोकलेस तंबाकू ज़्यादा चबाया जाता है, खाया जाता है। भारत में गुटखा, खैनी, पान मसाला का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। और कोई अल्कोहल और तंबाकू दोनों का इस्तेमाल कर रहा है, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो समझ जाना ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। क्यों? क्योंकि अगर तंबाकू अल्कोहल साथ में ले रहे हैं तो इस कैंसर के रिस्क बढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति तंबाकू को चबाता है बहुत ज़्यादा, गुटखा, खैनी, पान मसाला, इन सब को अगर चबाता है, तो उसके अंदर में ज़्यादा रिस्क है ये ओरल कैंसर होने का। क्यों? क्योंकि तंबाकू के अंदर में एक सब्सटेंस होता है कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अब ये वो कौन सा सब्सटेंस है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें दोस्तों आता है सबसे पहले नाइट्रोसेमाइन, दूसरा आता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि बताओ इनमें से कौन कौन सी चीज हैं जो तंबाकू के अंदर में होती हैं। तो टोबैको में नाइट्रोसाइमाइंस और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। आई होप आप समझ गए। तो मेन जो यहां पर कारण है वो तो तंबाकू ही है। आज भी मेन कारण भारत के अंदर कैंसर के पीछे का वो तंबाकू है। उसके अलावा यहां पर जो कारण है, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, क्रॉनिक ट्रॉमा हो गया, सनबर्न हो गए, ऐसी भी यहां पर बहुत सारे रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। तंबाकू और अल्कोहल ये मेन कारण आपको देखने को मिल जाते हैं, इसको थोड़ा सा यहां पे याद रखिएगा। अब सवाल यह है कि किसी को ये कैंसर हो जाता है, बकल मुकोसा कैंसर, तो इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं? लक्षण यह है, मतलब गाल के अंदर में, मतलब आप कह सकते हैं छाले पड़ने लगेंगे, फटने लगेगा, लम्स बन जाएंगी, गांठें बन जाएंगी, दर्द बहुत ज़्यादा होगा, कुछ चबाने में बहुत मुश्किल होगी, जबड़े का मूवमेंट वो इंसान नहीं कर पाएगा, खून निकल सकता है, सुन्न पड़ सकता है पूरा जबड़ा। ये कुछ यहाँ पर लक्षण आते हैं इस पर्टिकुलर कैंसर के केसेस के अंदर में। सर सवाल यह है कि इसका उपाय क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट ये डिपेंड करता है कैंसर के स्टेजेस के ऊपर में, कि वो कैंसर किस प्रकार की स्टेज पर जा चुका है। अगर सर्जरी है तो सर्जरी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, शुरुआती है तो सर्जरी करके काम ठीक किया जा सकता है। फिर रेडिएशन थेरेपी ऑप्शन है, कीमोथेरेपी ऑप्शन है, या फिर ये कंबाइंड अप्रोच भी लेकर चलना पड़ेगा। कुछ जो कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट है साथ में मिलाकर फिर देने पड़ जाते हैं। समझे? क्लियर हो गया? लेकिन बस खाली यहाँ पर इसमें यही है, जितना ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। जितना जल्दी हमें पता चल जाएगा इस बीमारी के बारे में, उतना जल्दी इसको ट्रीटमेंट देकर ठीक किया जा सकेगा। और लास्ट में अगर ये कैंसर से बचना है, कि आप ये सोच रहे हैं ये बीमारी होए ही ना, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, तंबाकू अल्कोहल इसको अवॉइड करना होगा कंप्लीटली, पूर्ण तरीके से जीवन से त्याग दो। ये कोई अच्छी चीज़ है भी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर तंबाकू अल्कोहल इनको अवॉइड करना है, अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, ओरल कैंसर के बारे में बताना होगा, और बताना होगा कि भाई ये जो कैंसर है, जिसको हो भी गया है तो घबराए ना, डरे ना, प्रिवेंटेबल कैंसर है, इसको ठीक किया जा सकता है अलग अलग यहाँ पर ट्रीटमेंट के प्रोसेस को फॉलो करके, ठीक है? लेकिन इसको चबाना छोड़ दो, ये बिल्कुल गलत है। और आर्टिकल भी यहाँ पर क्लियरली इस चीज़ को मेंशन करता है कि इवन अगर बहुत लो अल्कोहल इंटेक भी कर रहे हैं तो इससे भी कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, कि भाई यहाँ पे कभी कभार पी लिया, इस तरीके के यहाँ पे कुछ एक्सक्यूजेज होते हैं, तो रिस्क यहाँ पर फिर भी बढ़ जाता है। रिस्क एक खतरा बना रहेगा ओरल कैंसर का, ये बात यहाँ पर मेंशन की जाती है। आई होप आपको यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब जो भी मैंने आपको बताया है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के एग्जामिनेशन में एक बार सवाल पूछ लिया गया था कि बताओ एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क जो है ओरल कैंसर का भारत में वो क्या है। मतलब 4 कारण दिए गए हैं और इनमें बताया गया है कि बताओ इन चारों में से वो मेन कौन सा कारण है, मेन सिंगल कारण जिससे ओरल कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो मेन आंसर होगा इसका टबैको को च्यू करना, तंबाकू को चबाना।
ठीक है। तंबाकू चबाना मैंने आपको पहले ही बताया आज भी प्राइमरी कारण है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ओरल के कैंसर के केसेस आते हैं। अब अल्कोहल कंजम्पशन भी साथ में आ चुका है और कोई तंबाकू अल्कोहल दोनों को कंबाइंड वे में ले रहा है तो रिस्क और ज़्यादा दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है। दैट्स इट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी सेशन के अंदर में, कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व करे होंगे। और अभी थोड़ी देर में हम लोग मिलेंगे अपने द हिंदू वाले सेशन में, उसको मिस मत करना, वो बहुत काम का है। बस ये वाला वीडियो आपको सप्लीमेंट करेगा आपके करंट अफेयर्स को, करंट अफेयर्स के जो बाकी सारे सोर्सेज हैं उसमें आपकी मदद करेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।